नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कई दिनों से अपनी क्लास नहीं हो रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाई। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है वो स्टार्ट करते हैं। अपना राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो गया, जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी अपनी कंप्लीट हो गई। उसके अंदर एक टॉपिक जो चित्रकला वाला है उसको भी अपन थोड़ा देख लेंगे, तो वो कभी भी संडे के दिन क्लास डल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने राजस्थान के भूगोल में क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले अपन ने देखी थी राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। अगर हम स्थिति और विस्तार की बात करें तो हम अक्षांशीय स्थिति देखते हैं और एक देशांतरीय स्थिति देखते हैं। तो सेम हम ऐसे ही क्या करेंगे, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। भारत की स्थिति यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में, तो उस बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। जैसे कि अपन ने राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखा था, यानी कि राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित था। हमने मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में देखा था राजस्थान जो है वो विभाजित है। तो ऐसे ही हम भारत की बात करेंगे कि भारत जो है वो मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में। अगर इसको आप मैप से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम विश्व के मैप से देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये अपन ने जब राजस्थान ज्योग्राफी देख रहे थे तब अपन ने डिस्कस किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लाइनें हैं ये क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये है 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की बात करें तो ये है उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, गोलार्ध का मतलब हुआ है गोले का अर्ध। तो ये पूरा गोला है, ये क्या है, ये पूरा गोला है। तो इसका आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, गोलार्ध, गोले का आधा। ऊपर की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे की तरफ है 0 डिग्री के, वो हो गया मतलब दक्षिण की तरफ जो है वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री है ये क्या है, ये है देशांतरीय रेखा। तो ये है 0 डिग्री देशांतर। खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, देशांतर कहलाती हैं। इसके पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, या फिर इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि आधा गोला बचता है पूर्व में और आधा पश्चिम में बचता है। तो पश्चिम वाला हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, या फिर इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब देखते हैं भारत कहाँ पे स्थित है। तो ये देखो अपना प्यारा भारत यहाँ पे स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में हो गया, अगर हम देशांतर में देखें तो उत्तर की तरफ है, और अगर हम सॉरी ये है अक्षांश, अगर हम अक्षांश के संदर्भ में देखें तो उत्तर की तरफ है, और अगर हम देशांतर के संदर्भ में देखें तो पूर्वी भाग में है। तो भारत कहाँ पे स्थित हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये वाला जो गोला है, ये वाला जो गोलार्ध है ये कौन सा है, ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब आपको अच्छे से याद रहेगा, ये इमेज बन गई होगी आपकी आंखों में। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो आपको दिखेगा कि भारत कहाँ पे स्थित है विश्व में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें कि कहाँ से भारत स्टार्ट हो रहा है, कितने जो अक्षांश है, यानी कि देखो पूरा का पूरा भारत कहाँ होगा, पूर्वी देशांतर में, ठीक है, पूरा का पूरा कहाँ होगा, पूर्वी देशांतर में, और पूरा का पूरा भारत होगा उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश ये वाला है, यहाँ पे भारत स्थित नहीं है, और पश्चिमी देशांतर ये वाला है, यहाँ पे भारत स्थित नहीं है। तो पूरी की पूरी जो भी हम बात करेंगे, स्टार्ट भी कहाँ से होगा, उत्तरी अक्षांश से, और खत्म भी भारत कहाँ पे हो रहा है, उत्तरी अक्षांश में। ऐसे ही भारत स्टार्ट भी कहाँ हो रहा है, पूर्वी देशांतर में, और खत्म भी कहाँ पे हो रहा है, पूर्वी देशांतर में। तो ये 0 डिग्री है और ये है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो भारत 15 डिग्री तो यहाँ से जा रहा है, यानी कि 0 और 15 के लगभग बीच में। तो अभी हम देखेंगे लगभग 8 डिग्री पे जो भारत है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। खत्म कहाँ पे हो रहा है, 30 और 45 के बीच में। तो यहाँ पे 40 है, यानी कि 40 से ऊपर कहीं पे भारत है वो खत्म हो रहा है।
ये तो 45 इसके यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही देशांतर की बात करें तो देखो ये कौन सा देशांतर है, ये है 60 डिग्री देशांतर, जो कि ये जा रहा है। तो यानी 60 और 90 के बीच में है, ठीक है। कहीं पे भारत स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 69 के समथिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला हो गया 90 डिग्री, और ये फिर हो गया 90 और 120 में कहीं पे भारत है वो समाप्त हो रहा है। अब हम भारत की जो स्थिति है उसको विस्तार से देखते हैं कि कहाँ से भारत स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो उसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक है भारत है। सबसे उत्तर जो बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कोल। अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको बोलते हैं डिग्री और ये है मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा अक्षांश है ये है उत्तरी अक्षांश। कंफ्यूजन यहीं पे होता है, एग्जाम में वो लिख देगा दक्षिणी अक्षांश। पूरा का पूरा भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह पड़ती है, पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हम राज्यों में बात करें तो सबसे नीचे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इस जगह पे पड़ता है कन्याकुमारी। तो यहाँ से भारत जो है वो स्टार्ट है। और कितनी है कुल लंबाई, अगर हम इसकी उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर में भारत जो है इसका विस्तार है। और कहाँ तक विस्तार है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमने देखा। यहाँ अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार है। और कहाँ तक है उत्तर में, ये है 37 डिग्री। उत्तर की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का जो विस्तार है वो स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का जो विस्तार है यह है अक्षांशीय विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक। और कुल लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, यह है 3214 किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न बन गए, यहाँ से लंबाई भी पूछ सकता है और उत्तरी और दक्षिणी जो पॉइंट हैं यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भारत वो भी स्थिति यहाँ पे पूछी जा सकती है। अब अगर हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है गुजरात है। गुजरात में एक जिला पड़ता है कच्छ जिला। तो गुजरात के कच्छ जिले से शुरू होता है, यहाँ पे गुहर मोती गांव है, यहाँ से भारत जो है वो शुरू होता है। अगर हम देशांतरों में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो ये पॉइंट कौन सा है, कहाँ से भारत स्टार्ट हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत जो है वो शुरू हो रहा है। और कहाँ तक है, ये यहाँ तक। यहाँ कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो सबसे पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात। तो गुजरात के कच्छ जिले के गुहर मोती गांव से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु गांव है जगह पड़ती है, यहाँ तक भारत का विस्तार है। अगर हम देशांतरों में बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का जो विस्तार है वो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व से लेके पश्चिम तक कहाँ से लेके कहाँ तक भारत का विस्तार है। अगर हम पूर्व से पश्चिम बात करें कि दूरी कितनी है, कुल कितने देशांतरों में, कुल कितने किलोमीटर में भारत जो है वो फैला हुआ है, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम की दूरी और पूर्व से पश्चिम के देशांतरों की स्थिति पूछ सकता है, ठीक है।
देखो कौन सी दूरी ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण ज्यादा है भारत का विस्तार या फिर पूर्व से पश्चिम है। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, उत्तर से दक्षिण तो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न बनता है, भारत का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण में ज्यादा है या फिर पूर्व पश्चिम में ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है, उत्तर दक्षिण विस्तार जो है भारत का ये ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं कि कितना ज्यादा है। तो ये हमने भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसके बारे में देख लिया। अब कुछ मुख्य बातों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, इसीलिए ये प्रश्न मैं लेके आई हूँ। कितना प्रतिशत है, तो 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत का है पूरे विश्व के संदर्भ में। अगर आपसे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है पूछा जाए तो वो है लगभग 2.4%। अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 17.5%। तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो है वो भारत की 8 राज्यों से होके जाती है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होके जाती है। और कई बार इनके राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती या फिर कौन से राज्य से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान होने चाहिए। 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो सबसे पहले हमने देखा पश्चिम में गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले कर्क रेखा प्रवेश करती है गुजरात में, उसके बाद आता है राजस्थान, तो उसके बाद जाती है राजस्थान, फिर जाती है मध्य प्रदेश, फिर जाती है छत्तीसगढ़, फिर जाती है झारखंड, फिर जाती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम लास्ट में। इन 8 राज्यों से होके कर्क रेखा जो है ये भारत में गुजरती है। तो सबके नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैप देखकर सीक्वेंस से इनको याद करेंगे तो आसानी से याद रहेंगे। कहाँ से प्रवेश कर रही है, सबसे पहले वहां से पश्चिम में गुजरात से मैप में देखो आप। उसके बाद मैप आप अपने सामने जब ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे भारत की ज्योग्राफी हो, चाहे विश्व की ज्योग्राफी हो, आपके सामने मैप जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। तो आप साथ में मैप में देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात में प्रवेश कर रही है, उसके बाद आता है राजस्थान, वहाँ पे प्रवेश कर रही है, उसके बाद जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो होके गुजरती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो लगभग कुल कितना अक्षांशीय विस्तार है, तो 30 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार है ये है भारत का। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। तो हमने उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार वो देखा था। अगर आप उत्तरी विस्तार से दक्षिणी विस्तार कौन सा ज्यादा था, ये वाला कम है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो उत्तर वाला है ये ज्यादा है। तो अगर आप उत्तरी अक्षांश में से दक्षिणी अक्षांश को अगर माइनस करते हैं तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में भारत का जो विस्तार है वो आता है। तो ये भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भारत का विस्तार लगभग कितने डिग्री अक्षांशों में है, तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में भारत का विस्तार है। ये हमने देखा कि कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 प्रमुख भागों में बांटती है। भारत के लगभग बीचों बीच से होके कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कौन कौन सी 2 प्रमुख भागों में बांटती है, तो एक तो बांटती है उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश है उसमें, और एक बांटती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें से भारत में कौन सा जलवायु पाई जाती है, तो इसमें भारत में मुख्यतः जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ये पाई जाती है। तो भारत में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जो मॉनसून जलवायु है ये भारत में पाई जाती है। बाकी जलवायु का विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, जब हम मॉनसून के बारे में देखेंगे तब इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है।
तो उष्णकटिबंधीय जो मॉनसून जलवायु है ये भारत में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये हमने अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लिया, कितना है, लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अब अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वही सेम हम ऐसे ही करेंगे, पूर्वी और पश्चिम, पश्चिम से स्टार्ट हो रहा था, पूर्व तक विस्तार है, कितना विस्तार है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो ये कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो ये वाला ज्यादा है, तो पूर्व में स्थित है। तो अगर ज्यादा वाले में से हम कम वाला माइनस करते हैं, आप लोग माइनस करके देखोगे इसको कितना आ रहा है, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर में भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर है दोनों के दोनों, ज्यादा वाले में से आप कम वाला है वो माइनस कर लोगे तो वहां पे अपने क्या आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखो, दोनों अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार भी कितना है, लगभग दोनों 30 डिग्री है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको माइनस करने नहीं बैठना है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है, 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है भारत का और लगभग 30 डिग्री ही देशांतरीय विस्तार है भारत का। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में जो स्थानीय समय की गणना है वो कैसे की जाती है, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इससे भारत में समय की जो गणना है वो की जाती है। काफी महत्वपूर्ण है, 4-5 स्टार आप लगा सकते हो इसके। कई बार सीधा सीधा पूछा हुआ है कि भारत में समय की गणना किससे की जाती है, यानी कि कितने डिग्री देशांतर से की जाती है, तो ये की जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे आप गलती मत करना, ये है पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अलग अलग मिलेगा, पश्चिमी देशांतर मिलेगा, उत्तरी अक्षांश मिलेगा, दक्षिणी अक्षांश भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी देशांतर। अभी हम इसको मैप में भी देख लेंगे कहाँ पे है, तो आप फिर आपको याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो भारत में स्थानीय समय की जो गणना है, जो समय हम देखते हैं, जिस समय के अनुसार हम चलते हैं, उस समय की गणना किससे की जाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत में समय की गणना की जाती है। भारत का जो स्थानीय समय है वो जीएमटी लाइन से, जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम है, तो जीएमटी जो लाइन है, जीएमटी टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना आगे है भारत का समय जीएमटी लाइन से, तो ये है 5.5 घंटे आगे। एक बार हम इसको विश्व के मैप में देख लेते हैं, तो ये देखो 82.5 डिग्री कहाँ पे होगा, ये है 90 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, तो लगभग 90 से थोड़ा इधर होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन आएगी, तो कहाँ से होके जा रहा है, ये यहाँ से होके जाएगा 82.5 डिग्री, लगभग यहाँ से। ठीक है, तो लगभग यहाँ से होके जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर है, समय निर्धारित किससे होता है, देशांतरों से समय और तिथि का निर्धारण होता है। ये हमने पहले भी देखा था, जो अक्षांशीय रेखा है वो जलवायु का निर्धारण करती है, तो ये तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे कहीं पे आपको उत्तरी या फिर दक्षिणी अक्षांश मिलेगा। अगर हम समय की बात कर रहे हैं तो हम कभी भी अक्षांशों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं जो हैं ये करती हैं जलवायु का निर्धारण, जलवायु, मौसम, मॉनसून का निर्धारण। तो जलवायु या मॉनसून की बात हो रही है तो हम अक्षांशों की बात करेंगे, अगर समय की बात हो रही है तब हम देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो हैं ये क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं, और अक्षांशीय रेखाएं जो हैं ये क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं, मौसम का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं तो हम देशांतर की बात कर रहे हैं, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो लगभग कहाँ से जा रहा है, ये देख लो आप, ये लगभग यहाँ से जाएगा। ठीक है, और इसी से भारत का जो स्थानीय समय है ये निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कौन कौन से राज्यों से होके जो 82.5 डिग्री लाइन है ये जाती है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, ये गुजरती है मुख्यतः 5 राज्यों से होके। कर्क रेखा हमने देखा था वो 8 राज्यों से गुजर रही थी। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 8 राज्य, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में।
और पूर्वी देशांतर जो है जिससे कि स्थानीय सीमा जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होके। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरती है, जिससे भारत का स्थानीय समय जो है वो निर्धारित होता है। एक तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये गुजरती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। या फिर आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना देके ऐसे बोला जा सकता है कि भारत की जो स्थानीय समय रेखा है वो कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन से राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है और निम्न में से कौन से राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं गुजरती। तो ये सारे के सारे राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं जिनके नाम आपको ध्यान होना चाहिए। एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा, एक तो कर्क रेखा और एक जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों ही रेखाएं कौन से राज्य से होके गुजरती हैं। कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भी गुजरता है। तो छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है छत्तीसगढ़ और एक है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जो कि भारत की जो स्थानीय समय निर्धारित रेखा है वो है। ये दोनों रेखाएं इन दोनों राज्यों से गुजरती हैं। तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में कि निम्न में से कौन से 2 राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है और जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भी गुजरता है। तो इसके आप 4-5 स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है ऐसे 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भी गुजरती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली भारत के अक्षांशों के बारे में, यानी कि अक्षांशीय स्थिति के बारे में और भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। कितने डिग्री अक्षांश से शुरू हो रहा है, कितने डिग्री अक्षांश तक विस्तार है, कुल कितने किलोमीटर में विस्तार है। सेम ऐसे ही हमने देशांतर की बात कर ली, कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो गुजरता है। तो मुख्यतः यहीं से यही प्रश्न बनते हैं जो कि हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में। अगर हम बात करें तो भारत के एक तो लगती है स्थलीय सीमा और एक लगती है तटीय सीमा। तटवर्ती सीमा का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आसपास में समुद्र लगता हो। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें भारत के, तो नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नीचे की तरफ लगते हैं। ठीक है, तो वो हो गई तटवर्ती सीमा, यानी कि कोस्टल जो एरिया है जहाँ पे कोई ना कोई समुद्री भाग लगता है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, और स्थलीय सीमा यानी कि जहाँ पे लैंड वाला जो पोर्शन है, भूमि वाला जो पोर्शन है वो लगता है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कितनी है, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। अगर हम तटवर्ती सीमा की बात करें तो एक तो इसमें लगता है मुख्य भूभाग, यानी कि जो भारत के राज्य हैं, जैसे कि यहाँ से गुजरात से शुरू हो जाती है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इन सब में लगती है। ठीक है, तो वो तो हो गया मुख्य भूभाग, तो लगता है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटवर्ती सीमा लगती है भारत की। ठीक है, और बाकी कुछ भाग बचता है द्वीप का, जैसे कि अपने यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ऐसे करके द्वीपों का जो लगता है तटवर्तीय सीमा वो लगती है 2094 किलोमीटर। तो कितनी हो गई, इन सबको आप जोड़ोगे तो वो हो जाएगी भारत की कुल सीमा। ठीक है, तो प्रश्न लगभग यहीं से पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा कितनी है, तटवर्ती सीमा कितनी है
तटवर्ती सीमा में भी मुख्य भूभाग की सीमा कितनी है और द्वीपों की जो सीमा है वो कितनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो कौन कौन से देशों के साथ में भारत की जो सीमा है वो लगती है, कौन कौन से देशों के साथ लगती है। सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, और कितनी लगती है, तो लगभग 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में, कितनी लगती है, तो केवल 106 किलोमीटर जो है वो लगती है। तो ये दो आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है, ये दो तो याद रखने ही रखने हैं। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है और कितनी लगती है। ठीक है, बाकी देशों के नाम पता होना चाहिए, किसके साथ लगती है, कितनी लगती है, वो अगर याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है और कितनी लग रही है ये हमें याद रखना है, और सबसे कम कितनी लग रही है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में, कितनी लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद लगती है चाइना के साथ, उसके बाद लगती है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद लगती है नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, और उससे कम भूटान, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में। और कितनी लगती है, केवल 106 किलोमीटर लगती है। तो हम थोड़ा मैप से देख लेते हैं सीमाओं को। तो ये देखो सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है भारत अफगानिस्तान की सीमा, केवल 106 किलोमीटर। और किसके साथ इधर लग रही है, भारत की पाकिस्तान के साथ। इधर ये वाला पूरा पोर्शन चाइना के साथ लगता है। इधर ये वाला जो इतना सा है ये लगता है, इतना सा जो है नेपाल के साथ में। ये वाला जो पोर्शन है ये लगता है भूटान के साथ में। ये इधर से लगती है म्यांमार के साथ में, और ये सारी लगती है इधर वाली बांग्लादेश के साथ में। तो कितने देशों के साथ लग गई, भारत की सीमा लगती है 7 देशों के साथ में। पाकिस्तान के साथ ऐसे याद, आप इसको सीक्वेंस में याद रखना। अगर हम इधर से चलें तो पाकिस्तान के साथ, उसके बाद आता है अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद आता है चीन के साथ, उसके बाद आता है नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ में। तो इन देशों के साथ में भारत की जो सीमा है वो लगती है। सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत की सीमा के नाम क्या हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ लगती है उसको क्या बोलते हैं, चाइना के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसका क्या नाम है, अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसके क्या नाम है। तो मुख्यतः प्रश्न यहीं से बनते हैं, बार बार इन्हीं से पूछा जाता है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत चाइना की सीमा को जो है, जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन। और भारत अफगानिस्तान की रेखा को बोला जाता है डूरंड रेखा या फिर डूरंडे लाइन। तो ये कई बार पूछा जाता है, भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वो है डूरंड रेखा। भारत चाइना का क्या नाम है, जो सीमा रेखा है उसका, वो है मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान तो हमने कई बार देख लिया, ये है रेड क्लिफ रेखा। तो ये हमने स्थलीय सीमा के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं तटवर्ती सीमा के बारे में। तो एक बार इस मैप में भी आप देख सकते हो, ये देखो ये पूरा लग रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा लगता है अफगानिस्तान का, फिर ये पूरा का पूरा ये लगता है चाइना का यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा चाइना, इसमें से थोड़ा यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे थोड़ा सा भूटान लगता है, ये यहाँ पे म्यांमार लगता है, और ये पूरी सीमा इतनी करके ये लगती है बांग्लादेश की। तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है ये, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है, और उसके बाद लगती है चाइना की, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। अब हम बात करते हैं तटवर्ती सीमा की, यानी कि भारत के वो राज्य जो कि समुद्री सीमा जिनकी लगती है। तो कौन कौन से, हम इसमें द्वीपों की भी बात कर रहे थे और अब इसमें हम मुख्य भूभाग की भी बात कर रहे थे, तो हम दोनों की सम्मिलित रूप से बात कर लेते हैं। तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी तटवर्ती सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की, गुजरात की। अभी हम मैप में भी देख लेंगे, तो गुजरात से स्टार्ट होती है। तो तटवर्ती सीमा है भारत की, ये शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से इधर की साइड शुरू हो रही है गुजरात से लेके। ठीक है, और यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल तक लग रही है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल तक लगती है, यहाँ पे गुजरात के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, तमिलनाडु के साथ लगती है, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, ये लक्षद्वीप जो द्वीपीय समूह है, गोवा यहाँ पे छोटा सा राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र के पास में, पुडुचेरी ये द्वीपों वाला भाग है, दमन और दीव, तो ये भारत का जो तटवर्ती सीमा है ये लगती है। तो हम एक बार मैप से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये देखो इधर की साइड है बंगाल की खाड़ी और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण की तरफ है, और ये इधर है अरब सागर। तो यहाँ से भारत की तटवर्ती सीमा जो है वो शुरू हो रही है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक भारत की जो तटवर्ती सीमा है ये लगती है। तो सबसे पहले लगती है गुजरात के साथ में, के बाद यहाँ पे लगती है दमन और दीव के साथ में, यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ में, फिर यहाँ पे छोटा सा है गोवा, गोवा के साथ में लगती है, यहाँ पे कर्नाटका के साथ में लगती है, यहाँ पे केरल के साथ में लगती है, यहाँ पे तमिलनाडु के साथ में लगती है, यहाँ पे द्वीप की बात करें तो ये है लक्षद्वीप समूह, इसके साथ लगती है, पुडुचेरी के साथ में लगती है, फिर ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पे भी लगती है, फिर देखो यहाँ तक आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है यहाँ पे भी तटवर्ती सीमा लगती है, और लास्ट में लगती है पश्चिम बंगाल के साथ में तटवर्ती सीमा। और इधर एक द्वीप बचता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी भारत की, ये भी भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी भारत की जो तटवर्ती सीमा है ये लगती है। तो कुल कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने द्वीपों के साथ लगती है? अगर हम द्वीपों की बात करें तो दमन और दीव के साथ में, लक्षद्वीप के साथ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ में। अगर हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो आप इसको कैसे ध्यान रखोगी? मैप से आप इसको याद रखोगे, स्टार्ट हो रही है गुजरात से, गुजरात से नीचे चले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल, फिर हम चले इधर तो तमिलनाडु, फिर हम ऊपर चले तो आंध्र प्रदेश, इन दोनों के पास में तमिलनाडु के पास में पुडुचेरी है, तो यहाँ पे पुडुचेरी की लगती है आंध्र प्रदेश, और ऊपर चले तो उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर चले तो पश्चिम बंगाल, और इधर हमें पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है और इधर है दमन एंड दीव। तो ये भारत की तटवर्ती सीमा है। तो हमने भारत की स्थलीय सीमा की बात कर ली, कौन कौन से देशों के साथ लगती है। जो स्थलीय सीमा है वो दूसरे देशों के साथ लग रही है, यानी कि जो स्थलीय भाग है, जो लैंड वाला पोर्शन है वो दूसरे लैंड वाले पोर्शन के साथ लगता है, ठीक है। और जो तटीय सीमा है वो हमने देख ली, जो कि समुद्री भाग से लगती है। तो कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ तटवर्ती जो सीमा है वो लगती है। तो ये हमने भारत की स्थिति के बारे में देख लिया, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, और भारत की सीमा के बारे में देख लिया। तो भारत की स्थिति और विस्तार और सीमाओं के बारे में हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत का जो भौतिक स्वरूप है, यानी कि कितने भौतिक प्रदेशों में भारत है वो विभाजित है। जैसे कि अपन ने राजस्थान का देखा था कि राजस्थान कितने अलग अलग भौतिक प्रदेशों से मिलके बना हुआ है, वैसे हम बात करेंगे कि भारत कितने भौतिक प्रदेशों से मिलके बना हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।